Hello students, welcome to our channel Pharma Thesis. In this video lecture, I will discuss about drugs which are act on gastrointestinal system, that is GIT tract. So now, this particular topic is given in Inorganic Pharmaceutical Chemistry of your B.Pharm first semester. So what are GIT? GIT means gastrointestinal tract, जो कि आपका माउथ से स्टार्ट होता है. माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारी चीजें मिलकर जीआईटी ट्रैक्ट क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं. यानी कि आपके माउथ से लेके जहाँ से आपने फूड को आपने इंजेक्शन किया फूड का, और आफ्टर डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में डाइजेस्ट होके फूड कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है. और लास्टली जो एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा मतलब एक्सक्रीट जो आप करते हो थ्रू रेक्टम और एनस से होते हुए, तो आपका माउथ से लेकर और एनस तक पूरा जो है वो जीआईटी ट्रैक्ट माना जाता है. ठीक है, जिसमें से पूरा फूड पहले आप इनटेक करोगे और फिर जो एक्सक्रीट होगा, जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होंगे वो बाहर आ जाते हैं थ्रू एनस. तो ये पूरा ही जीआईटी ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा रही हूँ. ये पूरा थ्योरेटिकल मटेरियल है, तो इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड इसको एक एक कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करते हुए चलूंगी. तो जीआईटी ट्रैक्ट हम किसको कहेंगे, पहले आपको ये समझना है. आपका जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसमें जीआईटी एजेंट्स आपको पढ़ने हैं, जो कि वो आपको ड्रग्स पढ़नी है जो कि जीआईटी पे काम करती हैं. तो उसके लिए आपको तो पहले यही समझना होगा कि जीआईटी क्या होता है. जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ठीक है, तो माउथ से लेकर, अब देखिए यहाँ से आपने क्या किया, फूड आपने इनटेक किया है. ठीक है, तो माउथ से आपने इनटेक किया, फिर वो आगे जाके आपकी इसोफेगस में चला जाता है ना. माउथ से आपने इनटेक किया, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जो कि आपको गले में, समझ लीजिए कि आपके गले के अंदर है, पूरा पेट तक, नीचे तक. ठीक है, फिर ये खाना कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है ना. ये खाना कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. अब आगे जाके यही खाना फिर कहाँ चला जाता है, इंटेस्टाइन्स में चला जाता है. ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन्स है, तो इंटेस्टाइन में चला जाता है. इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो ब्लड में चली जाती हैं. अब जो भी एक्सक्रीट आउट होना है, सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें नीचे आ जाती हैं, मतलब रेक्टम और एनस से होते हुए बाहर आ जाती हैं बॉडी के. ठीक है, तो कुल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो आप जो स्टूल पास करते हैं, स्टूल मतलब बच्चे मेडिकल की भाषा में जो हम एक्सक्रीट होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, स्टूल कहते हैं. ठीक है, तो ये स्टूल आप फिर स्टूल की फॉर्म में एनस से बाहर आ जाता है. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा डाइजेशन की प्रोसेस चलती है, सिंपल. तो ये जो माउथ है, माउथ से लेकर और एनस तक, ये पूरा ही ट्रैक जो है, ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता ना, जिससे खाना होके गुजर रहा है, इसको हम जीआईटी ट्रैक बोलते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं. तो इस जीआईटी ट्रैक्ट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे कि डाइजेशन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, और इसी चीज को ठीक करने के लिए, समझ रहे हैं आप, ये पूरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है, ये इस ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजीजेस हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ये अफेक्ट हो जाता है. जैसे आपकी माउथ है, तो माउथ में माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, छाले पड़ जाते हैं ना मुंह में, वो. इसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि खाना खाया और वो फिर से ऊपर आ जाता है. कई बार होता है ना कि हमें बहुत ज्यादा खाना जब हम खाते हैं तो इतनी एसिडिटी होती है कि वही खाना जो है वो हमारी फूड पाइप में ऊपर मुंह में फिर से आ जाता है, वो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स होना. ठीक है, तो इसोफेगस में, वो इसोफेगस मतलब ये पाइप, ये फूड पाइप. दूसरा, स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अल्सर्स होना. ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है सही से फूड का. ठीक है, या फिर मूवमेंट नहीं हो रहा है सही से फूड का, बॉवल मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है. बॉवल मतलब जो आपका जो भी आपने जो खाया है
उसका उसमें एक तरह का उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपरेसिस। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर है गैस्ट्रोपरेसिस, बॉवल मोबिलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है फूड का, बॉवल का, फूड का नहीं, बॉवल मूवमेंट, उसमें थोड़ा सा लॉस होने लगता है। इस ऐसे ही एनस में और रेक्टम में भी कोई इश्यू आ सकता है जिसकी वजह से आपको कोई डिसीज या डिसऑर्डर एसोसिएटेड हो सकता है। तो इन सभी चीजों पे जो जीआईटी पे जो भी एजेंट काम करेंगे इन डिजीजेस को ठीक करने के लिए, उनको हम जीआईटी एजेंट्स बोलते हैं, वो ड्रग्स जो कि जीआईटी सिस्टम पे वर्क करेंगी। तो पहली जो कैटेगरी आपको पढ़नी है वो है एंटासिड। एंटासिड्स, तो एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स मतलब वो ड्रग, एंटासिड, जब ये एंट वर्ड आता है ना, ANT, इसको आप दो वर्ड में ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो एंट मतलब होता है अपोजिट, और एसिड तो आपको पता ही क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं, HCl है ना, H2SO4। और हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा कॉमन एसिड है जो पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर? वो है HCl। तो वो ड्रग्स, वो दवाइयाँ, सिंपल भाषा में वो मेडिसिन जो कि इस एसिड के अपोजिट में काम करेंगी, यानी कि क्या हुआ है कि हमारे स्टमक में, हमारे जीआईटी में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब एसिड का लेवल जब बढ़ा हुआ है, एसिड एक पर्टिकुलर लेवल में होता है, तो उस लेवल से जब वो एक्सीड कर गया, एसिड होता है सबकी बॉडी में होता है, सबके स्टमक में होता है, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा हो गया, क्यों हो जाता है ज्यादा? हम कुछ ऐसा खा लिया कि जिसकी वजह से एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, हमें खट्टी डकारें आना, या फिर हमारा में क्या होता है कि पेट में कुछ जलन सी होती है ना, एसिड बन रहा है पेट में कहते हैं। तो उस एसिड को अब कम करने के लिए हमें एंटासिड, एक कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो उस एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर दे, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि एंटासिड वो दवाइयाँ होंगी या वो ड्रग्स होंगी, वो मेडिसिन होगी जो इस बढ़े हुए एसिड को, इस जीआईटी में बढ़े हुए एसिड के लेवल को कम कर देंगी, वो होंगे एंटासिड। तो एक चीज बताइए मुझे कि एसिड के लेवल को कम कौन कर सकता है? एसिड का अपोजिट कौन होता है? हम हमेशा एसिड और बेस पढ़ते हैं ना, एसिड और बेस। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अम्ल और क्षार, हम ये दोनों चीजें एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि ये दोनों क्यों पढ़ते हैं एक साथ? क्योंकि एसिड का एंट कौन होता है, अगेंस्ट कौन होता है? बेस। एसिड का अगेंस्ट में कौन होता है? बेस। एसिड को कम कौन कर सकता है? कोई एसिड तो करेगा नहीं, अगर एसिड ही ऐड करते रहोगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो आप कोई बेस ऐड कर दो, क्योंकि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं, तो एसिड की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो एंटासिड बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं, बेसिक नेचर में कैसी होती है? एल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर में होती हैं। और ये एसिड को, यानी कि एसिड कौन सा एसिड है हमारे जीआईटी में? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये खुद नेचर में कैसे होते हैं? बेस होते हैं, ठीक है। अब एंटासिड आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिडिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द पीएच ऑफ स्टमक। अब जब हमारा एसिड बढ़ा हुआ है, यानी कि जब एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच कम होता जाता है। आपको मैं एक चीज सिंपल सी समझाती हूँ कि पीएच 0 एक स्केल है, पीएच का एक स्केल है जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। 0 से लेकर स्केल होता है ये पीएच, ये एसिडिटी को बताता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को। अगर किसी चीज का पीएच 7 है, बीच में 7 होता है, ठीक है, तो 0 से 7 और 7 से 14। जब 0 से लेकर यहाँ 7 से कम, 0 से और 7 से कम, तो ये वाला जो भी पीएच होगा ये एसिडिटी को दिखाता है, ठीक है। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है किसी चीज का, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाती है। दोबारा सुनिए, जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है। यानी कि अगर किसी चीज का, किसी केमिकल का पीएच 6 है तो वो कम एसिडिक है, और अगर किसी केमिकल का पीएच 1 है तो वो ज्यादा एसिडिक है, और 0 वाला उससे भी ज्यादा एसिडिक है। आपको ये बात क्लियर है? जितना कम पीएच होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। फिर 7 से ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ये उल्टा होता है, तो जैसे जैसे हम 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
तो बेसिसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि 8 वाला कम बेसिक होगा और 13-14 वाला बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये जो एंटासिड है ये बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि इनका पीएच 7 से ऊपर होता है। दूसरा ये वीक एल्कलाइन है, यानी कि इनका पीएच लगभग 7 से ऊपर 8-9 इतना होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये एसिडिटी को, अब जब एसिडिटी हो रखी है तो हमारे स्टमक का पीएच कम है कि ज्यादा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, लिखिए फटाफट से। अगर हमारे स्टमक का जो नेचर है वो एसिडिक हो गया है, जीआईटी ट्रैक्ट, तो उसका मतलब पीएच कम हो गया है कि ज्यादा हो गया है, जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। आई थिंक आपने फटाफट से लिख लिया होगा, तो मैं ही बता देती हूँ आपको आंसर। तो पीएच क्या होगा, कम, क्योंकि अभी तो मैंने आपको कहा था ना, जैसे जैसे एसिडिक बढ़ता जाएगा पीएच कम, तो पीएच कम हो चुका है। तो ये ड्रग्स जो एंटासिड्स हैं ये पीएच को बढ़ाती हैं, ठीक है, ये पीएच को इंक्रीज करती है, इंक्रीज द पीएच ऑफ स्टमक, ठीक है। और उससे क्या होता है कि ये यहाँ से शिफ्ट होके इस तरफ आने लगेगा, तो न्यूट्रल की तरफ, ये 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए 7 को मैंने बीच में लिखा है, ठीक है। 7 मीन्स न्यूट्रल। जैसे वाटर है तो वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है, वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से एंटासिड्स को हमने डिफाइन किया है। आगे अब एंटासिड्स क्या होते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये एंटासिड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स मैं तभी प्रिपेयर करूंगी अपने चैनल पर जब आप एक बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे इस चैनल को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर मुझे लगता है कि आपका रिस्पांस अच्छा है देन आई विल मेक डिफरेंट प्लेलिस्ट, एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाऊंगी जिसमें इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ही लेक्चर्स आपको गिवन होंगे। तो आप इसको चैनल को रिस्पांस दीजिए, वीडियो को रिस्पांस दीजिए और आपको पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।